हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो जैसा आप सभी जानते हैं कि आपका एसएससी सीजीएल 2020 की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन का है वो है 31 ऑफ जनवरी। तो अगर आप इस साल एग्जाम देने वाले हैं तो जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि आपको पता है लास्ट डेट में कई बार इनकी वेबसाइट एसएससी की ओपन नहीं होती। और प्रिपरेशन के लिए जो हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है, यानी पिछले साल का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करने का, तो आज हम उसमें बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन की। तो ऑलरेडी देखिए, मैं आपके साथ जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग सेक्शन के 25 क्वेश्चंस, देन इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस जो है वो कवर कर चुका हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर उनको देख लें। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा 10 क्वेश्चंस क्वांट के, ठीक है, और बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चंस आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सो एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन और उसका आंसर लेके आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप भी पार्टिसिपेट करें। मैं आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, और जहाँ पे भी आपका डाउट आएगा तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको डिटेल सोल्यूशन वहाँ पे दे दूंगा। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, तो आपके पास सभी वीडियोज़ का अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है कि इफ 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो देखिए, अगर 5 साइन थीटा 4 के इक्वल है तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 5 को अगर हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 4/5, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पे अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल को एज्यूम करें तो आप सभी जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के जो सबसे बड़ी साइड होती है वो उसका हाइपोटेनियस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, अगर और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है उसकी लेंथ है 4 और हाइपोटेन्यूस की 5 है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल का जो सबसे बड़ी लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूस होता है। और दूसरा बचा हुआ क्या हो जाएगा? 3 4 5। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करके देखेंगे तो 5 का स्क्वायर जो है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमें इससे ये पता चल गया, हम राइट एंगल ट्राइंगल हमने एज्यूम कर लिया जिसकी हाइपोटेन्यूस जो है वो 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर, जो भी है, खैर हमें यहाँ पे वो नहीं गिवन, ठीक है। और बाकी 4 और 3, परपेंडिकुलर 4 और बेस 3, ठीक है। चलिए, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? सेक थीटा प्लस में 4 कोट थीटा अपॉन में 4 टेन थीटा माइनस 5 कोस थीटा। तो देखिए, आपको सभी के आपको फॉर्मूला पता है। साइन का मैंने आपको बताया, ये कोस का क्या होता है? ऐसे जो है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सभी के फॉर्मूलाज आने चाहिए, मैंने आपको कई बार बताया, आपके बिल्कुल माइंड में होने चाहिए। तो आप इन सभी इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेंगे। आपके पास वैल्यू सभी की आ गई। राइट एंगल ट्राइंगल में बेस है 3, परपेंडिकुलर की लेंथ है 4 और हाइपोटेन्यूस की कितनी है? 5। तो साइन का मैंने आपको साइन थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो उससे हमें पता चल गया। फिर कोस का मैंने आपको बताया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। और टेन का क्या होता है? और टेन का भी आप ऐसे ही कर लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर देंगे। तो और साइन का रिवर्स होता है कोसेक, कोस का होता है सेक और टेन का होता है कोट, ठीक है। तो इससे आपका आंसर हो जाएगा 2। तो आप वैल्यूज को पुट करके देखना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आपको बता ही दिया तरीका सॉल्व करने का यहाँ पे, क्योंकि बहुत ईजी था। जब हमें 5 साइन थीटा 4 के इक्वल दे दिया तो साइन थीटा 4/5 हो गया। तो वैसी बात है, तो हमारा यहाँ पे हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर की लेंथ है 4 और हाइपोटेन्यूस की है 5। तो बस हमारा बाकी सारी वैल्यूज भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की निकाल ही लेंगे, ठीक है। 2 आंसर आ जाएगा। अगर कहीं पे डाउट होता है तो आप मेरे को बता देना। दूसरा क्वेश्चन है, ये एज से रिलेटेड है। हमें ए और बी की एजेस का रेशियो गिवन है 8 साल पहले 2:3, ठीक है। तो 8 साल पहले ए और बी की एजेस का रेशियो है 2:3। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम रेशियो का साइन हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे 2x और 3x मान सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक काम करें, ठीक है, हाँ, तो आप इसे 2x 3x मान ले, और 4 साल पहले इनकी एजेस का रेशियो है 5:7, इसे आप 5/7y मान ले। और हमें बताना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अभी आगे की तरफ जा रहे हैं, आज से 8 साल बाद इनकी एजेस कितनी होगी। तो आप एक चीज़ देखें, जब हमें इनकी एजेस का रेशियो गिवन है 8 साल पहले, तो देखिए, अब सबसे पहले मैंने आपको जो सबसे बेस्ट तरीका मैंने इसके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बताया है कि आप इनकी ना प्रेजेंट एज एज्यूम कर लें, ए और बी की। ए की आप एज्यूम कर लें, फॉर एग्जांपल ए की आप एज्यूम कर लें एम, और बी की एज्यूम कर ले एन ईयर्स, ठीक है ना। क्योंकि वैसे हम कोई ना कोई अपना प्लेट करके एज्यूम कर लेते हैं। ए की प्रेजेंट एज है एम ईयर्स और बी की है एन ईयर्स। तो 8 साल पहले आप करेंगे M-8 और N-8, तो इसका रेशियो 2/3 है, ठीक है ना। वैसे ही 4 साल पहले यानी M-4/N-4 जो है 5/7 हो गया। तो बस जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेसिकली क्या है,
दो इक्वेशंस आ जाएंगी दो वेरिएबल में। तो देखिए जब दो इक्वेशंस दो वेरिएबल में होती है तो मैंने आपको उसका सोल्व करने का तरीका बताया हुआ है। तो आपके पास बेसिकली क्या होगा, इन दोनों की ही ए और बी की प्रेजेंट एज आज यहाँ से आ जाएगी, ठीक है ना। ए और बी की दोनों की प्रेजेंट एज यहाँ से आपके पास आ जाएगी, और आपको क्योंकि बताना है 8 साल बाद इनकी एज का क्या रेशो होगा, तो आप उनकी सिंपली प्रेजेंट एज में 8 8 साल ऐड करके और रेशो निकाल लेंगे। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा आप प्रेजेंट एज एज्यूम कर लिया करें। जैसे मैंने ए की प्रेजेंट एज एम एज्यूम कर ली एम ईयर्स, और बी की एज्यूम कर ली एन ईयर्स। तो 8 साल पहले क्योंकि बात हो रही है, सबसे पहले तो m-8 अपॉन n-8 का रेशियो में गिवन है 2/3। वैसे m-4 अपॉन n-4 का रेशियो गिवन है 5/7। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दो वेरिएबल्स में, ठीक है ना। तो बस जो है उसके बाद हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आपके पास यहाँ से m की वैल्यू भी आ जाएगी, n की भी आ जाएगी। बस उसके बाद हमें 8 साल के बाद इनकी एज का हम रेशो निकाल लेंगे। कहीं पे डाउट आता है, इसका आंसर करेक्ट है, आप देख सकते हैं नीचे 4:5। जहाँ पे डाउट आता है आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपके ज़रूर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगा। अब ये क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस एस्ट्रिक। तो इस एस्ट्रिक के प्लेस पे सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, कि जो हमारा ये नंबर है सबसे बड़ा 2 3 6 5 एस्ट्रिक 4 के नंबर 4 से डिविजिबल हो। तो देखिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बताए हुए हैं नंबर सिस्टम के टॉपिक के अंदर, कि देखिए क्योंकि देखिए 4 है ना, 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, आखिरी के जो दो डिजिट्स है ना वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, यानी एस्ट्रिक और 4 ये जो है 4 से डिविजिबल हो। तो वैसे बात है, देखिए मैं एस्ट्रिक पे 1 रखूंगा 14 तो 4 से डिविजिबल नहीं होता, 24 होता है अगर मैं एस्ट्रिक के प्लेस पे 2 रखूँ। और मैंने आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, लास्ट की 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 24 है एग्जैक्टली डिविजिबल, बट मेरे को बताना है लार्जेस्ट नंबर। तो 2 भी एस्ट्रिक के प्लेस पे आ सकते हैं, लेकिन हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है। अगर मैं 3 रखूँ तो 3 डिविजिबल नहीं होगा, 34 डिविजिबल 4 से नहीं होता। 4 रखूँगा तो 44 होता है, पर मेरे को लार्जेस्ट बताना है। तो 5 रखूँगा तो 5 नहीं होता, लेकिन 6 होता है। 7 नहीं होता, 8 होता है। 9 नहीं होता। तो वैसे बात है यहाँ पे सिंगल डिजिट आएगा, तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 8, ठीक है ना। लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8, ठीक है। तो आंसर हो गया 8, मैंने आपको बताया। अब जैसे देखिए अगर आपको 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो आप लास्ट डिजिट चेक करते हैं, 4 की करनी होती है तो लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करते हैं, 8 की अगर करनी हो तो लास्ट की 3 डिजिट्स, 16 की करनी हो तो लास्ट की 4 डिजिट्स, ठीक है ना। ये डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया हुआ है पहले की वीडियोस में। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट जो है डिजिट, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स, और 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट्स, ठीक है ना। क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी है तो लास्ट के हम 2 डिजिट चेक करेंगे, और लार्जेस्ट नंबर हमें बताना था यहाँ पे, ठीक है। अब आगे है सोल्व द फॉलोइंग। देखिए बहुत सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 4/3 डिवाइड बाई 1/6 इंटू 2-1। तो देखिए आई होप सो आप सभी सोल्व कर लेंगे। सिंपल आपको बोर्ड मास के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देते हैं, ब्रैकेट को। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ब्रैकेट को, फिर ऑफ का मतलब एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन ही होता है, ठीक है। फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो बोर्ड मास रूल को यूज़ करके आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर है 15, ठीक है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले अगर ब्रैकेट में कोई टर्म होती है, तो यहाँ पे तो कोई ब्रैकेट वाली टर्म है ही नहीं, तो उसको तो खैर उसका मतलब ही नहीं। फिर बस सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में आप ध्यान दीजिएगा, और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आंसर इसका 15 है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एवरेज का है कि 24 स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी फॉर डोनेशन। तो डोनेशन के पर्पस के लिए 24 स्टूडेंट्स ने पैसा कलेक्ट किया, और जो एवरेज कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हुआ, यानी एवरेज का मतलब अगर हम ये एज्यूम कर ले हर स्टूडेंट ने लगभग कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, 50, ठीक है ना। तो देखिए वैसे अगर किसी ने 60 किया है और दूसरे ने 40, तो वैसे बता एवरेज कंट्रीब्यूशन 50 आ गया ना। आपको एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता ही होगा। तो अगर एक स्टूडेंट 60 डोनेट कर रहा है और दूसरा स्टूडेंट 40, तो एवरेज कितना आ गया, 50। तो ऐसे यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स ने पैसा डोनेट किया, किसी ने कम किया होगा किसी ने ज़्यादा, लेकिन एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन या एवरेज डोनेशन कितना आ रहा है, 50 रुपये। उसके बाद क्या हुआ, उनका जो टीचर है उन्होंने भी कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया इस डोनेशन के अंदर, और अब जो एवरेज कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ के हो गया 56। आपको बताना है कि टीचर का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना रहा होगा। तो एक चीज़ तो आप ध्यान रखें कि पहले एवरेज कंट्रीब्यूशन था 50, लेकिन टीचर के ने जब पैसा दिया तो उसके बाद ये बढ़ के 56 हो गया, यानी हर एक स्टूडेंट के एवरेज कंट्रीब्यूशन में 6-6 रुपये बढ़ गए। तो आप 24 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 144 आ जाता है, ठीक है ना। तो यानी क्योंकि पहले एवरेज कंट्रीब्यूशन 50 रुपये था, लेकिन टीचर के फैकल्टी के पैसे देने के बाद ये बढ़ के 56 हो गए। तो 50 से 56 यानी हर एक के कंट्रीब्यूशन में, एवरेज कंट्रीब्यूशन में 6 का इजाफा हुआ है, 6
की मतलब एक तरीके से बढ़त हुई है, तो हम 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। ये तो देखिए उन 24 स्टूडेंट्स का हो गया। तो वैसी बात है, जो अब अगर एवरेज 56 है तो इसका मतलब टीचर ने भी 56 दिए होंगे, तो टीचर ने 56 तो दिए ही, उसके बाद हर एक स्टूडेंट के भी हमने 50 से लेके 56 के इंक्रीज को कैलकुलेट किया। तो यानी अब इस 144 में 56 और ऐड कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 200। ये चीज क्लियर हो गई ना मैंने कैसे किया है? क्योंकि देखिए एवरेज कंट्रीब्यूशन अब बढ़ के हो गया 56, तो टीचर का पहले 56 मैंने मान लिया, और उसके बाद जो 24 स्टूडेंट्स थे उनका जो पहले के एवरेज कंट्रीब्यूशन 50 रुपए था, बढ़ के 56 हो गया, तो हमें उन 24 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। जो इंक्रीज हुआ है ना 6 रुपए का, तो हर एक के स्टूडेंट के कंट्रीब्यूशन में जो 50 से 56 हुआ है वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को, तो 144 प्लस में 56 हो गया 200। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ये मेंसुरेशन का है, इज मेल्टेड इनटू स्मॉल स्फीयर्स ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। आपको बताना है हाउ मेनी सच स्मॉल बॉल्स कैन बी मेड। देखिए आप एक चीज ध्यान रखा करें, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जो वॉल्यूम है, जितने भी छोटे स्फीयर्स बनेंगे उसकी वॉल्यूम उस बड़े वाले स्फीयर के इक्वल ही होगी। ठीक है ना, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आता। साइज में ऑब्वियस सी बात है, साइज तो देखिए छोटे छोटे हो गए, रेडियस में भी फर्क आ गया। ठीक है ना, आप उनका अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे छोटे का बड़े का तो वैसी बात है फर्क आ जाएगा, लेकिन एक चीज़ है जो सेम रहती है, चाहे वो बड़े जो मेटेलिक स्फीयर जब आपने उनको छोटे छोटे में ब्रेक किया, तो उन छोटे छोटे सभी स्मॉलर स्फीयर्स की मिला के वॉल्यूम उस बड़े वाले मेटेलिक स्फीयर के बराबर होगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है। मैंने आपको बताया कि रेडियस चेंज हो रहा है तो एरिया भी चेंज हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस, सब चीज़ चेंज हो जाती है। खैर सर्कमफ्रेंस ये तो 3D फिगर है स्फीयर, ठीक है ना, लेकिन वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का मैं बता रहा हूँ, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, तो बस रेडियस क्या है, बड़े वाले स्फीयर की अगर हम बात करें तो डायमीटर 40 है, तो रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे ये किसके इक्वल आएगा। अब देखिए हम एक स्मॉल स्फीयर के अगर वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब, 0.5 हमारा रेडियस है। लेकिन क्योंकि देखिए अब हमने इसे बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्फीयर्स में बांटा है, तो हम एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं खुद से कि, क्योंकि हमें देखिए ये चीज़ निकालनी है तो कि कितने ऐसी छोटे छोटे स्मॉल स्फीयर्स या बॉल्स जो है वो बनेंगी इस बड़े वाले मेटेलिक स्फीयर से। तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स ऐसी बॉल्स जो है वो बन रही है, तो हम इस छोटे वाले एक बॉल के वॉल्यूम को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि x ऐसी छोटी छोटी बॉल्स बन रही हैं। तो वैसे तो देखिए पाई से पाई जो है कट जाएगा, ठीक है ना, बस आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 64,000। ठीक है ना, x की वैल्यू आ जाएगी 64,000। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 64,000। इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया कि वॉल्यूम जो है, जो बड़ा मेटेलिक स्फीयर है उसकी वॉल्यूम उन सभी छोटे छोटे स्मॉल बॉल स्फीयर के जब आप ऐड कर देंगे उनकी वॉल्यूम्स को तो उसके बराबर ही होगा। बाकी सब चीज़ें तो चेंज हो जाती है, ठीक है ना, चाहे आप सरफेस एरिया की बात करें कुछ भी निकालें, लेकिन ये सेम रहेगा इनका वॉल्यूम्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल जो पॉपुलेशन है वो 30% से बढ़ी, और फिर जो है अगले साल जो है पॉपुलेशन 15% से डिक्रीज हो गई। ठीक है, आपको बताना है कि अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 11,050 है तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी रही होगी। तो देखिए इसका एक तरीका जो है, जो बहुत सारे एस्पायरेंट्स उसको यूज करते हैं, जो थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, वो है एक्स लेके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है ना, यानी कि आप अगर ये मान लेते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक्स पॉपुलेशन थी तो पहले साल 30% से इंक्रीज हुआ, तो आप उस एक्स में 30% ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको आप 15% से डिक्रीज करेंगे, और हमें क्योंकि प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है तो आपको 2 साल पहले का बताना है। ठीक है ना, बट एक्स लेके जब आप करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसका जो सही तरीका मैं आपको बताऊंगा वो है कि आप एज्यूम कर लें कि पॉपुलेशन जो है पहले कितनी थी, इनिशियली 100 थी। ठीक है, इनिशियली 100 थी, तो पहले साल में बढ़ के 30% बढ़ी तो कितनी होगी 130। फिर 130 का 15% आप डिक्रीज कर दें, 130 का जब आप 15% डिक्रीज कर देंगे तो कितना होता है, ये हो जाएगा 130 का 15% निकाल ले 10% तो होता है 13, और 5% और आप कर ले कम तो 6.5 आप कम कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा अगले साल वैल्यू। ठीक है, तो बस अब क्योंकि देखिए मैं प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है 11,050, तो जो भी आपका इसकी वैल्यू आई मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इनिशियली 100 एज्यूम करी थी पॉपुलेशन, तो पहले साल बढ़ के 130 हुई, दूसरे साल इसमें जब आप 15% घटाएंगे तो 130 में ये हो जाएगा 13 13 19.5 आप घटा दें,
130 में से 19.5 घटा देंगे तो आप ये हो जाएगा 110.5। तो 110.5 ये देखिए मैंने एज्यूम किया था और एक्चुअल में अब प्रेजेंट पॉपुलेशन मेरी 110.5 आई है अकॉर्डिंग टू 100 पॉपुलेशन, लेकिन एक्चुअल में गिवन है 11,050। तो ये किसके बराबर है? 11,050 के। जो 110.5 है वो एक्चुअल में 1150 के बराबर है। तो वहाँ से हम 100 का निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड को यूज़ करके। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? देखिए एक्चुअल में तो हमें नहीं गिवन था कि कितनी पॉपुलेशन है। जब मैं 100 लेके चल रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरे पास आखिरी में रिजल्टेंट आया पहले 130 और 130 में जब हमने 15% घटाया, डिक्रीज किया, तो कितना आ गया? मैंने आपको बताया 110.5। तो अब ये 110.5 को हमें 11,050 के इक्वलेंट मानना होगा, तभी हम 100 की वैल्यू फिर निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है जो कि मैंने एज्यूम की थी 100, तो मैं 100 निकाल लूंगा इस अकॉर्डिंग में कितना आ रहा है, क्योंकि आपका 10,000 आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि आपका 10,000, तो एक्चुअल पॉपुलेशन 10,000 थी। तो 2 साल पहले पहले 30% से इसमें इंक्रीज आया, फिर 15% का डिक्रीज आया। ठीक है ना? फिर 11,050 हो गई। क्लियर है? चलिए, तो ये है क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, खासकर 100 लेके कैसे सॉल्व किया। एक तो मैंने आपको एक्स से लेके समझाया। आप अगर सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन एक्स मान ले, फिर 30% का उसमें इंक्रीज करें, फिर 15% का डिक्रीज, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेस्ट है कि आप 100 लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 है। So if the area of an equilateral triangle is 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हमें एरिया गिवन है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको निकालना है पेरीमीटर की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। और आप किसके इक्वल? क्योंकि हमें पता है एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का गिवन है 36√3, तो आप इसे इक्वेट कर देंगे सिंपली √3/4 ए स्क्वायर को 36√3 से। तो √3 से √3 तो कट जाएगा, तो ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144 और ए क्या हो जाएगा इसका मतलब 12। तो यानी साइड ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? 12। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइड्स बराबर है, तो अगर एक साइड की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 12 + 12 + 12 यानी 36 सेंटीमीटर। उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्लियर हो गई? क्लियर है ना? मैंने आपको बताया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो √3 से √3 कट गया, तो 4 क्योंकि नीचे है तो वो उधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 4 जा 144 हो गया, ए स्क्वायर हो गया 144 और ए की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड 12 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सिंपली 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36। एक और क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 18%, लेकिन अगर हमने उसी आर्टिकल को 49 रुपीज़ और में बेचा होता तो गेन जो है वो बढ़ के कितना होता? 25%। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस। तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ। देखिए अब जब 18% का गेन हो रहा है यानी 118% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 118% ऑफ सीपी में अगर आप 49 ऐड कर देते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस के। ठीक है ना? आप अगर कॉस्ट प्राइस को x एज्यूम कर रहे हैं तो 118% ऑफ x प्लस में 49 जो है वो 125% ऑफ x हो जाएगा। तो बस यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आपका कॉस्ट प्राइस है, जो कि इस केस में आपका आ जाएगा 700। ठीक है ना? तो बहुत ईजी मैंने आपको बताया, अगर आप कॉस्ट प्राइस x एज्यूम कर रहे हैं तो 118% ऑफ x प्लस में 49 जो है वो 125% ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है ये इस वीडियो में, a train takes 5/2 hours less than for a journey of 300 km if its usual speed is increased by 20 km/h। तो देखिए हमें टाइम का डिफरेंस गिवन है, तो टाइम कैसे हम निकालते हैं? टाइम टेकन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस तो हमें गिवन है 300 है, तो पहले स्पीड कितनी थी? x थी, और बाद में x + 20। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ओबवियसली हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 5/2 के, क्योंकि हमने टाइम टेकन का ही तो डिफरेंस निकाल रहे हैं। पहले टाइम कितना लगा था? 300/x जो ओरिजिनल स्पीड थी, माइनस में 300/100 x प्लस में 20। ठीक है ना? पहले इनिशियल स्पीड थी x और अब कितनी होगी? x + 20। ठीक है ना? तो 300/x माइनस में 300/x + 20 का डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? 5/2 के। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, यानी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी। तो जो आपका ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी
एक्स, तो उसके बाद आपको निकालना है कि कितना टाइम लगेगा 192 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में एट इट्स यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड क्या है? एक्स। तो टाइम टेकन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस 192 है और स्पीड आपके पास अब तक आ गई है, तो आप निकालेंगे तो आपके पास 4.8 आवर्स जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखनी, क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बार बार रिपीट होता है, तो इसका ध्यान रख लें। ठीक है ना? तो बस हमें ये, क्योंकि डिफरेंस गिवन था हमें 5/2 आवर्स, तो पहले मैंने अगर यूजुअल स्पीड, इनिशियल स्पीड अगर x मानी है तो बढ़ के x+20 होगी, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 5/2 के बराबर है, और अब मेरे को 192 के केस में आंसर निकालना है। ठीक है, तो 4.8 आवर्स इसका आंसर आ गया। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, और बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चंस में आने वाले पार्ट 2 या पार्ट 3 में आपके साथ कवर करूँगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट।